सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत में लगातार आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर लाता रहता हूं। दोस्तों, ये लगातार आज 8वीं वीडियो है। इससे पूर्व 7 वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो पिछली 7 वीडियोज़ हैं, तो इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग टीईटी की तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो वहाँ के लिए भी आपको ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रहेगा और मील के पत्थर की तरह काम करेंगी ये वीडियोज़ मेरी आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो भूख हड़ताल सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में शुरुआत की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 को रोलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो महात्मा गांधी ने जब 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, उस समय सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने क्या किया था? ये क्या भूख हड़ताल की थी दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, भूख हड़ताल सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल की थी दोस्तों। यहाँ पर जो मिल के जो मजदूर थे उसमें प्लेग रोग फैल गया था और उनको रोक दिया गया। उनकी तनख्वाह से जो बोनस दिया जाता था, ये कह सकते हैं कि जो प्लेग महामारी बोनस दिया जा रहा था उसको कम कर दिया था सरकार ने। तो उसी के खिलाफ जाकर के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल पर बैठे थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जब सिंगापुर से उन्होंने ये बात बोली थी, भारत सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, पहला, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में और देशबंधु के रूप में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है वो राज्यों के एक तो पुनर्गठन के लिए जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, जबकि देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन नहीं है। तो पहला और दूसरा के रूप में जाना जाता है, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन आपको पता है दोस्तों 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के समय में जो वायसराय थे वो कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो याद रखेंगे दोस्तों 1916 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक जो भारत के जो गवर्नर थे, वायसराय थे, उनका नाम था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी दौरान 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। और इसी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पर दोनों होम रूल लीग अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 प्रारंभ हुए थे। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा जो प्रारंभ किए गए थे। साथ ही साथ रोलेट एक्ट इसी के टाइम पे आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे, और असहयोग आंदोलन इसी के टाइम पर शुरू हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर दोस्तों। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के टाइम पर भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। कई बार पूछ लिया जाता है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्तरंजन दास ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था?
तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है 1930 में, 1928 में, 1925 में या 1919 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था इंग्लैंड में, तो वो 1927 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन फरवरी 1928 को वो क्या आया था? भारत आया था दोस्तों। ठीक है, ये साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सांसद थे ब्रिटेन के, जो कि भारत में संविधान बनाने के पक्ष में थे कि मतलब हमारे हिसाब से संविधान बनना चाहिए। तो इसका बहुत सारा विरोध किया गया था 1928 में। तो याद रखेंगे कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, और गठन कब किया गया था इसका? 1927 में किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चंपारण जो सत्याग्रह था महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी माना जाता है। और 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में ये आंदोलन हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या था कि जो किसानों से संबंधित आंदोलन था ये, इसमें नील की खेती करने के लिए बार बार ये कह सकते हैं कि फोर्स किया जाता था किसानों को कि आप नील की खेती करनी पड़ेगी आपको 3/20 भाग पर। ठीक है ना। तो इसका विरोध करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। तो उनके साथ कौन थे वहाँ पर? तो याद रखेंगे दोस्तों, एक तो राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने भी महात्मा गांधी का साथ दिया था दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में या चंपारण आंदोलन में, और 1917 में यह आंदोलन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में, इसका जो विभाजन हुआ था यहाँ पर कांग्रेस 2 दलों में बंट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। इसी प्रकार दूसरा विभाजन कब हुआ था? यहाँ पर कह रहा है कोलकाता 1917, मुंबई 1918, दिल्ली 1918 या नागपुर 1920। तो याद रखेंगे जो मुंबई में हुआ था 1918 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन। तो मुंबई 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मानी नहीं गई थी बाल गंगाधर तिलक की, और लोगों ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया था। तो दूसरा विभाजन हो गया था यहाँ पर कांग्रेस का 1918 ईस्वी में मुंबई में दोस्तों। और पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो याद रखेंगे दोस्तों, गांधी जी सिर्फ 1 बार बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी 1924 में बेलगांव में जो इसकी बैठक हुई थी, बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। ठीक है, तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे, वो भी 1924 ईस्वी में दोस्तों। ये 1927 हो गया था यहाँ पर। तो बेलगांव 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज की यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जहाज में, तो उस समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जहाज से जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, तो जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, और लगभग 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो पत्रिका प्रकाशित की थी वो कौन सी थी? यहाँ पर है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज़। तो याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि इन्होंने 1904 ईस्वी में प्रकाशित की दोस्तों। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका महात्मा गांधी ने 1904 में प्रकाशित की थी, और ये कहाँ पर की है? दक्षिण अफ्रीका में की है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी चले गए थे 1893 ईस्वी में, और वापस आए थे 1915 ईस्वी में, 9 सितंबर 1915 को आए थे दोस्तों। तो काफ़ी उस समय 24 साल के थे लगभग महात्मा गांधी जब 1893 में गए, और सीधा 45 साल के जब हो गए थे तो उसके बाद भारत पहुंचे थे एक वयस्क होकर के।
ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसको। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है दोस्तों 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो इंग्लैंड के जो समय प्रधानमंत्री थे यहाँ पर है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। तो याद रखना, जो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। और इसी चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा था दोस्तों। ठीक है, तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ये चर्चिल ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य आपको पता है, पिछली वीडियो में मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के 51A में है दोस्तों। ठीक है, 51A में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों। ठीक है, 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया है। तो ये चीज़ हमको क्लियर है पहले से ही। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश का विचार था, यानी कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या पूर्व सोवियत संघ। तो ये डिस्कस हो चुका है दोस्तों। पूर्व सोवियत संघ यानी कि पूर्व सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है भारत के मूल कर्तव्यों को दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 368 याद रख लीजिएगा और भाग 20 याद रख लीजिएगा। भाग 20 में भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया की बात की है। और ये जो लिया गया है दोस्तों वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मूल कर्तव्य सोवियत रूस से हैं दोस्तों। और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड या सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, ओ से अमेरिका, ऐसे याद रख लेंगे आप लोग। तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा, मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और टोटल ये लगभग 24 अनुच्छेद हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है, तो मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 24 है। ठीक है, तो हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो या तो स्वयं करता है या फिर अधिकारियों के द्वारा कराता है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है दोस्तों। लेकिन 53 में भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात की गई है। यानी कि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 में दोस्तों, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 52 में है। और कार्यपालिका का प्रधान होगा तो वो 53 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का विधि अधिकारी भी कहलाता है वो दोस्तों। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79।
तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो अनुच्छेद 53 है राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये है इसमें। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की गई है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, महान्यायवादी की बात की गई है। और अनुच्छेद 79 में संसद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संसद के अंदर लोकसभा की बात की गई है। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है, जिसकी नियुक्ति की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक जो अधिकार हैं दोस्तों, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, वो क्या थे, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार हमें पता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं दोस्तों, और ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा था दोस्तों। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार इसमें ऑलरेडी थे, जबकि मौलिक जो कर्तव्य हैं दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, 51A में जोड़े गए हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार मूल संविधान के का ही हिस्सा था, जबकि मौलिक जो कर्तव्य हैं हमारे उनको जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का ये दायित्व होगा कि वो ग्राम पंचायतों को संगठित करे या ग्राम पंचायतों का निर्माण करे, तो यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। तो देखिए दोस्तों, भाग 4 संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दोस्तों, जिसमें कि नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है दोस्तों। इसी में अनुच्छेद 40 में ये बात की गई है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों को क्या करे, संगठित करे दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी की परिकल्पना थी। तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है, और ये क्वेश्चन पिछले लगातार पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 40 में कहा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में। आजकल आप देख रहे होंगे कि समान सिविल संहिता की बात हो रही है, बार बार न्यूज़ में भी हो रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो एक समान सिविल संहिता बनाने की बात कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 को। तो ये भी दोस्तों आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक तत्वों के ही अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का ये दायित्व होगा कि वो अपने राज्य में समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है, तो समान सिविल संहिता की बात कहाँ पर की गई है, ये आपका अनुच्छेद 44 में की गई है दोस्तों, याद रखेंगे। और भारत में गोवा एक पहला राज्य था जिसने समान सिविल संहिता को लागू किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगी, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अपने अपने कार्य क्षेत्र होंगे, और दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरवीन नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का उल्लेख कहाँ किया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख कहाँ किया गया है, यहाँ पर है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 50। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 50 में इस बात की व्याख्या की गई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वो हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत ये बात की गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति, यानी कि जब तक पद पर बना हुआ है तब तक ये सभापति रहेगा राज्यसभा का। तो पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत, जबकि उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर याद रखनी है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है,
और अनुच्छेद 64 के तहत होता है पदेन सभापति दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा यानी कि सांसद बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और यहाँ पर है 35 वर्ष। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ये 21 वर्ष की जो आयु होती है वो इसको ये पंचायती चुनावों के लिए होती है उम्मीदवार की। जो 25 वर्ष होती है दोस्तों ये लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए होती है। 30 वर्ष होती है दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों। तो याद रहेगा आपको कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर कर दी है। अगर पंचायती चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऐसे 25 वर्ष आपका लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इन चीज़ों को आप माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों राज्य लोकसभा में स्थान के आधार पर। तो राज्य लोकसभा में जो स्थान है यहाँ पर आंध्र प्रदेश 25 सीटें दिखा रहा है लोकसभा की, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। याद रखिएगा दोस्तों असम 13 गलत है, बाकी आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। असम में 13 नहीं बल्कि 14 सीटें हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा की सीटें असम में कितनी हैं? 14 हैं। जबकि सबसे ज़्यादा लोकसभा वाली सीट वाला जो राज्य है वो है यूपी, और यूपी में सबसे ज़्यादा कितनी है? 80 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा तो 1973 के द्वारा इसमें भारत में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय बनाने की बात भी की गई थी। उसी के साथ साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स था जो, उसको बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है दोस्तों। ठीक है, तो 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में सर्वप्रथम क्या बना था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? बिना महाभियोग लगाए हटाया जा सकता है। यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के लिए महाभियोग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है किसी राज्य का राज्यपाल। इसकी राज्यपाल को हटाने की कोई वर्णन नहीं है भारतीय संविधान में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको पता है नीति आयोग एक स्वायत्त बॉडी है दोस्तों। तो नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत बात देखिए, पूर्णकालिक नहीं होता है दोस्तों, हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, मोदी सरकार ने की थी। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? एक्चुअली पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में भारत में जब मतदान होता था तो उस समय 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए 1989 में, 1989 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान के लिए आयु दोस्तों। ठीक है, तो 18 साल का अब आज की डेट में वोट देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1989 में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? आप देखते होंगे कि जब चुनाव होते हैं तो उससे एक दिन पहले क्या होता है, चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। तो वो किस टाइम होता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे कि मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो याद रखेंगे मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले क्या होता है, चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार क्या करना होता है, बंद करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कब तक पद पर बना रहता है? यहाँ पर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। तो यही इसका आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि उतनी होती है। यानी कि अगर 65 वर्ष पहले हो गए तो भी उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी, या फिर 6 वर्ष जब तक उसको होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं कोई कहीं पर प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करता हूँ प्रत्येक वीडियो में। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।